जादुई लीची का पेड़। प्रिया बारिश में खेलकर घर आती है और उसके सारे कपड़े पानी से गीले थे और वह ऐसे ही घर के अंदर आ जाती है। अरे बेटा, ये क्या किया? देखो जरा, सब गीला कर दिया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना दे दो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। प्रिया अपने कपड़े बदल कर आती है और उसकी माँ उसे खाना डाल देती है। तू खाना खा, मैं अभी घर साफ कर देती हूँ। देखो तो जरा, तुमने हर जगह पानी पानी कर दिया है। आशा सूखा पोछा लाने जाती है। ओह, ये लड़की भी ना, गीले कपड़े तो यहीं रख दिए, पहले इन्हें ही धो लेती हूँ। आशा अपने काम में लग जाती है। तभी संजना अपने कमरे से बाहर आती है और पूरे घर में पानी पानी देखती है। मामी, एक रोटी दो ना, आज तो बहुत भूख लगी है। रोटी चाहिए तुम्हें? इधर आ जरा, अभी देती हूँ। संजना आती है और प्रिया के मुंह पे जोर से चांटा मार देती है। माँ, पूरा घर गंदा करके रखा है, मनहूस कहीं की। तुम दोनों ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। संजना प्रिया के बाल पकड़ उसे घर से निकाल रही थी। चल निकल मेरे घर से। तभी प्रिया की माँ आशा वहाँ आती है। भाभी, ये आप क्या कर रहे हो? बाल छोड़ो उसके। तुमने ही इसे सर पे चढ़ा के रखा है, मन तो करता है इसे जान से मार दूं। इतने में संजना प्रिया को एक और चांटा मार देती है। भाभी, अपने हाथ रोकिए, कहीं ऐसा न हो कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरी भाभी हो। तू मुझसे जवान लड़ा रही है, ये मत भूलो कि तुम मेरे पति की मेहनत की टुकड़ों पे पल रहे हो। एक मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम दोनों को घर से निकालने में। मनहूस कहीं की, अपना घर तो बर्बाद कर दिया, अब मेरा घर बर्बाद करने के पीछे पड़े हो। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? भगवान के लिए आप चुप हो जाओ। क्यों, सच ही तो बोल रही हूँ। तुम दोनों हो ही मनहूस। आज तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल के ही रहूंगी। देखती हूँ तुम दोनों कैसे यहाँ रहती हो। संजना प्रिया को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकालने लगती है। तभी आशा को संजना की बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और संजना को एक चांटा लगा देती है। छोड़ो मेरी बेटी को। इतने में संदीप भी वहाँ आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? देखो ना, दीदी ने मुझ पे हाथ उठाया। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुक सकती। मैं अभी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। भैया, पहले संजना भाभी ने प्रिया को थप्पड़ मारा। अरे, तो उसने कोई गलती की होगी? मतलब कल को मैं इसे किसी गलती पे मारूंगा तो तुम मुझ पे हाथ उठा दोगी? बच्चे के प्यार में इतना भी अंधा ना हो कि कल को वो तुम्हारी भी इज्जत ना करे। मामा जी, मैं तो बस खाना खा रही थी और मैंने मामी से एक रोटी मांगी और उन्होंने मुझे बहुत मारा। तुम चुप रहो। दीदी, आप भी ना। इधर संजना गुस्से से अंदर चली गई और अपना बैग पैक कर लेती है। संदीप कमरे में आता है। ये सब बैग क्यों पैक कर रही हो? मैं दीदी से बात करूंगा और तुमसे माफी मांगने के लिए कहूंगा। मैं जा रही हूँ। मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुक सकती। या तो ये इस घर में रहेगी या फिर मैं। ये सब बातें आशा बाहर खड़ी सुन रही थी। रुको भाभी, मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। आशा अपना सामान लेती है और प्रिया के साथ घर छोड़ देती है। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। अशोक की बीमारी के समय आशा ने अपना घर और जमीन सब बेच दिया था, लेकिन फिर भी वह अशोक को बचा नहीं पाई। अशोक के जाने के बाद आशा का भाई उसे अपने घर ले आया, जो संजना को बिल्कुल पसंद नहीं था और वह हर छोटी बात पे संजना को सुनाती। लेकिन आशा किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि उसके भाई के अलावा उसका और कोई सहारा नहीं था। लेकिन आज वो सहारा भी आशा से छिन गया। आशा प्रिया को लेकर एक छोटे से गांव सहारनपुर पहुंच जाती है, जहां वह एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आशा को गांव में ही एक सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी का काम मिल जाता है, जिससे उनके घर का चूल्हा चलने लगता है। एक दिन, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता, घर का राशन लाना है। अरे, अभी कुछ दिन तो हुए हैं तुम्हें काम पे आते हुए। तुम्हें शायद मालूम नहीं, यहाँ पे 1 महीना काम करने के बाद ही पैसे मिलते हैं। अब आशा के घर में रूखा सूखा खाना ही बनता था और वे दोनों वही खाना खाती और सो जाती। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक शाम होते ही आशा बहुत थकी हालत में घर आती है। माँ, आ गई आप, ये लो पानी पी लो। आशा पानी पीती है। अच्छा, तू बैठ, अब मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना?
माँ, मैंने चावल बना दिए हैं, रसोई में थोड़े चावल पड़े थे। आशा प्रिया को अपने गले से लगाती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पा रही जिसकी तुम हकदार हो। अगर तुम्हारे पिताजी होते तो ना जाने तुम्हारे लिए क्या क्या करते। माँ, आप तो बोलती हो जो होता है सब भगवान की मर्जी से होता है, तो हमें भगवान की मर्जी में खुश रहना चाहिए। अच्छा मेरी माँ, तू तो बहुत समझदार हो गई है। आशा जाती है और थाली में दोनों के लिए चावल डालती है। बर्तन में बस इतने ही चावल थे। जैसे ही दोनों खाना खाने लगती है, कोई है क्या यहाँ जो इस बूढ़ी को खाना खिला सके? सुबह से कुछ नहीं खाया। आशा देखती है तो घर के बाहर एक बूढ़ी औरत गठरी लेकर खड़ी थी। हाँ अम्मा जी, आप आइए, मैं आपको खाना देती हूँ। आशा अंदर जाती है और अपनी थाली उठाती है। माँ, ये तो आपका खाना है, आप इसे भी दे दोगी तो आप क्या खाओगी? अरे बेटा, वो अम्मा जी बहुत भूखी लग रही है, वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं है, तुम खाओ, मैं अब भी खाना देकर आती हूँ। आशा बाहर जाती है और अपनी चावल की थाली उस बूढ़ी औरत को देती है। माफ करना अम्मा जी, ये रूखे सूखे चावल ही है मेरे पास, आप इसे खा लीजिए। बूढ़ी औरत बड़ी खुशी से वो चावल खाती है। वाह बेटा, अब जाकर शांति मिली, भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ी अम्मा अपनी गठरी खोलती है और उसमें से एक पौधा निकालती है। ये मेरे पास एक लीची का पौधा है, इसे तुम अपने आंगन में लगा लो, भगवान तुम्हारे हर कष्ट दूर करेगा बेटा। ऐसा बोल वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। माँ, ये अम्मा इतनी रात को कहाँ जाएंगी? तुम सही कह रही हो, ऐसा करो तुम यहीं रुको, मैं अभी उनको बुला कर लाती हूँ। आशा घर के थोड़ा आगे जाकर देखती है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अरे, ये अम्मा जी इतनी जल्दी कहाँ चली गई? आशा आसपास सब जगह देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। प्रिया, वो अम्मा जी तो आसपास कहीं नहीं है, शायद किसी ने उन्हें अपने घर बुला लिया। तुम ऐसा करो, एक बर्तन में पानी ले आओ, मैं जल्दी से इस पौधे को आंगन में लगा देती हूँ। सुबह इतने काम होते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ याद ही नहीं रहता। आशा उस लीची के पौधे को घर के आंगन में लगा देती है और प्रिया उस पौधे को पानी से सींच देती है। उसके बाद दोनों घर के अंदर सो जाते हैं। अगली सुबह, हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है, अभी कल रात को ही तो पौधा लगाया था और एक ही रात में इतना बड़ा कैसे बन गया, और देखो ये तो लीची से भरा हुआ है। आशा प्रिया को जगाती है। प्रिया, प्रिया बेटा, हमारे घर में लाल लाल लीची का जादुई पेड़ उगाया है। माँ, मुझे पता है, आपने रात को ही तो मेरे सामने लगाया था, अभी मुझे सोने दो। अरे बेटा, उस पर लाल लाल लीची लगी है और वो छोटा सा पौधा बड़ा पेड़ बन गया है। क्या? प्रिया जल्दी से उठती है और अपनी माँ के साथ बाहर आती है तो सामने लीची से भरा हुआ पेड़ था। अरे वाह, कितनी सारी लीची, अब तो मैं हर रोज लीची खाऊंगी। लेकिन माँ, ये कैसे हुआ? तभी उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है। मैं एक जादुई लीची का पेड़ हूँ। बूढ़ी परी माँ चाहती थी कि मैं तुम्हारी मदद करूँ और तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर दूँ। मेरे पेड़ पर कुछ सोने की लीची लगी है, मैं तुम्हें वो सारी लीची देना चाहता हूँ ताकि तुम इन सोने की लीची को बेचकर अपने लिए घर और ज़रूरत की सब चीज़ें ले सको और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सको। तभी वो पेड़ जोर से हिलता है और पेड़ के नीचे बहुत सारी सोने की लीची गिरती है। तुम ये लीची संभाल कर रखना, अगर कोई लालच में आकर तुमसे ये लीची लेगा तो वह वहीं अंधा हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे और भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है। और प्रिया, ये लीची का पेड़ मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, जो हर गर्मी में तुम्हें मीठी मीठी लीची देगा। ऐसा बोलते ही वो रोशनी वहां से गायब हो जाती है। आशा और प्रिया सोने की सारी लीचियां उठाती है और घर के अंदर संभाल कर रख लेती है। अब आशा सोने की कुछ लीची बेच देती है, उसके बदले आशा को अच्छे पैसे मिलते हैं।
जिससे वे अपनी बेटी प्रिया का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाती है और अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाती है। आशा गांव के गरीब लोगों की मदद किया करती थी और गांव के बच्चों को अपने आंगन में लगी लीचियां भी खाने देती थी। इधर जहां आशा और प्रिया के अच्छे कर्मों के कारण उनके दिन पूरी तरह बदल गए थे, वहीं संजना और संदीप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संजना के बुरे कर्मों की वजह से उसके पति के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है और उनका घर उनके हाथ से निकल जाता है। अब संजना और उसके पति को अपना घर छोड़ एक झोंपड़ी में रहना पड़ रहा था। जादुई घास का घर। ये कहानी है प्रीतमपुर गांव की, जहां रमेश और उसका परिवार रहता था। रमेश बहुत गरीब था। वो दिन रात एक ही बात सोचता रहता था, क्या मैं कभी अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे पाऊंगा? मेरी आमदनी तो इतनी कम है कि सही से गुजारा भी नहीं हो पाता। गरीबी के कारण मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते। ऊपर से हद से ज्यादा गर्मी, इसमें तो रहना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो गया है। रमेश पूरा दिन इधर उधर गर्मी में काम के लिए घूमता रहता है। गर्मी के कारण उसे चक्कर आ रहे थे और वो बेहोश हो जाता है। तब कुछ लोग उसे उसके घर छोड़कर आते हैं। उसकी तबीयत बहुत खराब थी, इसी कारण वो काम नहीं कर पाता। उसे कोई काम न मिलने की वजह से अब उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। तब उसकी बीवी उससे कहती है, अजी आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? ऊपर से इस गर्मी में तो रहना इतना मुश्किल हो रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं बाहर जाकर कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाता हूँ। और रही गर्मी की, तो लोगों ने तो घरों में एसी लगाकर पेड़ काटकर सब खराब कर दिया है, इसीलिए इतनी गर्मी पड़ती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अमीर ना सिर्फ अपनी सोचते हैं, हम गरीबों के बारे में नहीं, और वातावरण के बारे में तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते। रमेश बाहर जाता है और थोड़ी देर में एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठ जाता है ताकि कोई उसे बचा हुआ खाना दे दे। जब होटल बंद होने वाला होता है तब वहाँ एक लड़का आता है और सारा बचा हुआ खाना वो डस्टबिन में डालकर चला जाता है। रमेश की नजर उस खाने पर पड़ती है और रमेश खाना डस्टबिन से उठाकर अपने घर ले आता है। देखो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आज मैं शाही पनीर और नान लाया हूँ। अरे वाह पापा, आज तो खाना खाकर बहुत मजा आ जाएगा। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और रमेश की बीवी उस पर बहुत दया वाली नजरों से देखती है और मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता था कि ये खाना कहाँ से आया है। एक दिन रमेश की बीवी रमेश से कहती है, सुनो जी, अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, मगर जब ये बड़े हो जाएंगे और हमसे सवाल पूछेंगे कि हमने इन्हें पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं और बच्चों की तरह इन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजा, तो हम क्या जवाब देंगे? तुम चिंता मत करो रेखा, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं और वो हमारी परिस्थितियों को भी समझेंगे। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं और वो ये सब काम ना करें जो हमने किए हैं, और मैं नहीं चाहती कि आगे जीवन में उन्हें खाने की कभी भी कोई दिक्कत हो। बात तो तुम्हारी सही है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ। मजदूरी कोई मुझे देता नहीं है क्योंकि मेरा शरीर में इतनी जान नहीं है, और जितना मुझसे हो पाता है मैं कर लेता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, चलो छोड़ो ये सब बातें, आप परेशान मत हो। मुझे ना अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा है, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगी। रेखा, तुम्हारा माता रानी पर भरोसा कभी नहीं टूटा, ना ही मनोबल कम हुआ है, पर तुम माता रानी के लिए इतना कुछ करती हो। हमारे खाने के लाले हैं, फिर भी तुम उनका भोग लगाना कभी नहीं भूलती, और बदले में उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। माता रानी पर विश्वास ही करना चाहिए, हमें बस अपनी कड़ी मेहनत करनी है, फल की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो देर सवेरे मिल ही जाता है। माता रानी को दोषी नहीं ठहराऊंगी मैं, शायद मेरी ही मेहनत में कोई कमी रह गई होगी जो हमारे ऐसे दिन चल रहे हैं। तुम्हारी माता, तुम्हारी श्रद्धा तुम ही जानो। इतने बुरे दिन देखने के बाद भी तुम पता नहीं भगवान पर कैसे भरोसा कर लेती हो। आप परेशान मत हो, चमत्कार तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी होगा ही। इस बात का ना मुझे पूरा यकीन है, मेरी माता रानी एक दिन सब कुछ ठीक कर देगी। रमेश की बीवी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी और वो माँ लक्ष्मी को बहुत ज्यादा मानती थी और उनकी पूजा करती थी। अब इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी
कि उनके छोटे से काले पन्नी वाले घर में रहना बहुत मुश्किल था। रमेश ने 4 डंडे गाड़ कर चारों तरफ से पन्नी से ढककर अपना घर बनाया हुआ था और अब उसे उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसकी बीवी उससे बोलती है, अजी इतनी गर्मी में इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अपना तो देख लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे, उनकी तो पूरी कमर पर घमौरियां हो गई है और इतने घाव हो गए हैं कि पूछो मत। उनका गर्मी में बहुत बुरा हाल है, आप कुछ कीजिए ना। हाँ तुम सही कह रही हो, बच्चों को तकलीफ हो रही है, पर मैं क्या करूं? हमारे पास पैसे भी नहीं है। कम पैसे में ऐसा किस चीज का घर बन सकता है जिससे इन्हें गर्मी ना लगे? सुनिए, एक चीज है जिससे ना घर ठंडा रह सकता है। अगर हम जंगल के पास वाली नदी से पूस की झाड़ी लेकर आएं, उससे घास का घर बनाएं, तो क्या पता हम थोड़ा गर्मी से बच जाएंगे। नहीं तो हम भुखमरी से कम और गर्मी से जल्द मर जाएंगे। ठीक है, मैं सुबह जंगल जाता हूँ और बहुत सारी घास इकट्ठा कर लेता हूँ। रमेश सुबह जंगल जाता है और नदी किनारे पूस की झाड़ी इकट्ठा करने लगता है। तभी उस घास में से एक कीड़ा निकलकर रमेश को काट लेता है। रमेश उसे मारने ही वाला था कि तभी उसकी बीवी बोल उठती है, अजी आप ये क्या कर रहे हो? हमें कभी किसी जीव जंतु की जान नहीं लेनी चाहिए। इन्हें भी जीने का अधिकार है। देखा, लगता है ये बेचारा भी गर्मी से परेशान है। चलो हम इसे थोड़ा पानी पिला देते हैं। रमेश और उसकी बीवी उस कीड़े को पानी पिला देते हैं। कीड़े के काटने से रमेश को बहुत ज्यादा गहरा घाव हो जाता है। फिर घाव को देखकर रेखा बोलती है, अजी ये क्या, आपका घाव तो बहुत बढ़ गया है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो डॉक्टर को दिखाने के पैसे भी नहीं है। तभी उन्हें एक आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हें काटा पर तुमने मुझे नहीं मारा और यहाँ तक कि मुझे पानी भी पिलाया। अरे ये कौन बोल रहा है? वो दोनों इधर उधर देखते हैं। तब उसकी बीवी की नजर उस कीड़े पर पड़ती है। वो उसे देखकर बोलती है, सुनो जी, लगता है ना ये कीड़ा है ना जो जिसे हमने पानी पिलाया है, ये बोल सकता है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? भला कीड़ा कैसे बोल सकता है? रमेश तुम्हारी बीवी सही बोल रही है, मैं बोल सकता हूँ। बड़ा अतरंगी कीड़ा है, ये बोल भी सकता है। खैर चलो अब हटो, हमें इस घास से अपना घर बनाने दो। रमेश उस कीड़े को साइड में कर देता है और वो दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं और घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटे बाद उनका घर तैयार हो जाता है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है और तुमने मेरी जान भी तो बचाई है। इसका इनाम तो तुम्हें मिलेगा जरूर। अरे ये छोटा सा कीड़ा क्या क्या बात कर रहा है? ये हमें क्या इनाम देगा? सुनो जी, मुझे लगता है ना ये कोई कीड़ा नहीं है, भगवान की कृपा, ये चमत्कार है, वरना ये बोल नहीं पाता। मैं तुम्हारे इस घास के घर को जादुई घास का घर बनाता हूँ और ये वरदान देता हूँ कि ये तुम्हारा घर कभी भी खराब नहीं होगा और ना ही ये घास कभी सूखेगी और ये गर्मी में ठंडक देगा और सर्दी में गर्माहट बनाए रखेगा। साथ ही इस जादुई घास से तुम अगर किसी और का भी घर बनाओगे तो वो घर भी ऐसा ही ठंडा और गर्म रहेगा और साथ ही तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे। रेखा, क्या ये कीड़ा सच कह रहा है या ये हमारे साथ मजाक कर रहा है? पता नहीं जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये क्या बोल रहा है? रमेश और उसकी बीवी जैसे ही अपने घर के अंदर जाकर देखते हैं, तभी वो महसूस करते हैं कि उनका घर इतना ज्यादा ठंडा था कि उन्हें बहुत ज्यादा सुकून और ठंडक मिल रही थी। साथ ही रमेश का घाव भी ठीक हो जाता है। अरे ये तो वाकई सच हो गया है। घर तो इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है कि हमारी गर्मी आराम से कट जाएगी। जी, मैंने कहा था ना, ये चमत्कार है प्रभु का। ये कीड़ा ना भगवान के रूप में हमारे पास आया है। रमेश और उसकी बीवी दोनों जाकर जादुई कीड़े के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। तब कीड़ा बोलता है, रमेश, मैं भगवान का भेजा हुआ एक दूत हूँ और तुम्हारी बीवी की अच्छाई और कड़ी मेहनत को देखकर लगता है भगवान बहुत खुश हो गए, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। साथ ही याद रखना, तुम्हारी ये घास कभी खत्म नहीं होगी।
मैंने कहा था ना आपको, भगवान चमत्कार जरूर करते हैं, चाहे धीरे करें या थोड़ा जल्दी कर दें, पर वो जरूर सच होता है जी। अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, भगवान ना फल जरूर देते हैं। और फिर वो कीड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। ये वरदान पाकर रमेश और उसकी बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और अपनी जादुई घास के घर की घास से और गरीबों की कम पैसे में वो मदद करते हैं। और जो अमीर लोग अपने लिए जादुई घास का घर बनवाते, उससे रमेश को अच्छा पैसा मिलता। धीरे धीरे उनकी गरीबी खत्म हो जाती है और वो अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि केवल कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि भगवान पर भरोसा होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।